नमस्कार साथियों, दोबारा इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है ना। जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि बक्सर का युद्ध और उसके परिणाम। ठीक, अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि द्वैत शासन प्रणाली, उसके बाद जो कंपनी की बंगाल में या विजित क्षेत्रों में जो कंपनी जीत लेती है क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जीतती जाती है, भू राजस्व व्यवस्था कंपनी की। क्योंकि ये जो आर्थिक गतिविधियों से जो थोड़ा सा पॉइंट है, इसको समाप्त कर लिया जाए, फिर हम कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों में जाएंगे। इसके बाद अन्य शासकों की राजनीतिक गतिविधियों को देखेंगे इतिहास में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे द्वैत शासन प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली में सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि द्वैत शासन प्रणाली है क्या। ठीक, ये इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, भारत में पहली बार लागू भी हो रही है। कब लागू हो रही है? 1765 से 1772 तक। कौन लागू कर रहा है? क्लाइव लागू कर रहा है। ठीक है, इस बात को मैंने पहले ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि 1765 से 1772 में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली लागू हो रही। और इसका जनक किसको माना जाता है? यानी किसी भी चीज का तो कोई ना कोई जनक होगा ही होगा। तो इसका जनक जो माना जाता है, लियो कार्टिस को माना जाता है। लियो कार्टिस को माना जाता है। ठीक है, ऐसा किताबों में मिलता है, लियो कार्टिस को माना जाता है। ठीक है, कुछ न कुछ द्वैत शासन प्रणाली में रद्दो बदल चलता रहता है, मगर मेन जो मोटी मोटी बात है वो यही है कि क्लाइव ने इसको लागू किया था। इसमें होता क्या है द्वैत शासन प्रणाली में, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, या इतिहास में इतना इसका वर्णन क्यों किया जाता है, और ये भारत के लिए कैसे नासूर साबित हो गई। तो द्वैत शासन प्रणाली में दो लोगों का शासन होता है। क्लाइव ने क्या किया कि निजामत किसको दे दिया था? नवाब को दे दिया था। निजामत किसके हाथों में थी? नवाब के हाथों में थी। नवाब का मतलब बंगाल का नवाब है, ये मुगल बंगाल का नवाब है। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली जो लागू हो रही है, भारत में नहीं लागू हो रही है, बंगाल में लागू हो रही है। ठीक है, और दीवानी खुद के लिए रख लिया, यानी कि दीवानी का अधिकार किसको रहेगा? कंपनी को रहेगा। और निजामत का अधिकार किसको रहेगा? नवाब को रहेगा, बंगाल के नवाब को रहेगा। दीवानी का मतलब होता है कि पैसे का जितना स्रोत एक राज्य में आने का होता है, सब पे किसका अधिकार हो गया? कौन देखेगा? कंपनी देखेगी। कंपनी पैसा रखेगी, अपने पास में रखेगी। बंगाल में जहां जिस तरह से पैसा आ सकता है, सबको कंपनी देखेगी। दूसरा, नवाब क्या करेगा? नवाब जो है, एक इसको कंपनी के द्वारा 53 लाख रुपया मिल जाएगा, उसी 53 लाख रुपए में अपना वो देखे ताकि निजामत का मतलब होता है कि शासन करना। ठीक है, पैसे की आय यहां पे नहीं होती है, कंपनी ने इस व्यवस्था को अपनाया है। निजामत में तो बाकी होता ही है। ठीक है, बेसिकली ये जो फार्मूला है, इसको जो है मुगल प्रांत में लागू किया जाता था, जहां पे एक सूबेदार होते थे और एक दीवान होता था। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वहां पे ये व्यवस्था होती थी। लेकिन कंपनी ने यहाँ क्या किया कि यहाँ पे दो लोग हो गए, एक नवाब हो गया, एक कंपनी हो गई। ठीक है, वहां पे क्या होता था? प्रांत में एक ही सत्ता होती थी, मुगल सत्ता होती थी, उसी में उसने सब डिवीजन कर दिया था प्रांत में कि निजामत को सूबेदार देखेगा और दीवानी दीवान देखेगा। ठीक है, लेकिन क्लाइव ने एक बड़ी विचित्र व्यवस्था को फॉलो किया और इसने लागू कर दिया बंगाल में। और इस व्यवस्था, यही बेसिकली द्वैत शासन प्रणाली है। 1765 से 72 में अगर मोटा मोटा आपसे पूछा जाए कि है क्या, तो दो लोगों के हाथों में एक राज्य का शासन। दीवानी कंपनी ले रही, यानी कि पूरा जो वित्त है, वित्त का यानी पैसा जितना है, उसको कंपनी अपने तरीके से ले रही है। और शासन प्रशासन जिसमें रक्षा, प्रतिरक्षा, ठीक है, सैनिक व्यवस्था, ठीक है, लोगों की आम कह सकते हैं कि आमचर्या जो होती है, जो दिनचर्या से जुड़ी संबंधित समस्याएं होती हैं, उनको कौन ठीक करेगा? नवाब करेगा। और नवाब के हाथ में पैसा नहीं है, पैसा किसके हाथ में है? कंपनी के हाथ में है। पूरा पैसा कौन ले रहा है? कंपनी ले रही है। ठीक है, और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कंपनी ने बकायदा क्या किया? कंपनी, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कंपनी अभी भी सीधे कुछ नहीं ले रही हाथ में, क्लाइव नहीं ले रहा है। इसके लिए बंगाल में क्या किया जो है, बंगाल में मोहम्मद रजा खान को नियुक्त कर दिया, उपनायक जिसको बोला जाता है।
ठीक है, उपनायब बोला जाता है, मोहम्मद रजा खान को कर दिया। ठीक, कि ये क्या करेगा, दीवानी का सारा जो व्यवस्था है इसी के तहत रहेगी, सारे पैसे का कलेक्शन उपनवाब करेगा मोहम्मद रजा खान। ठीक है, और बिहार के लिए किसको नियुक्त कर दिया, राजा सिताब राय को। ठीक है, राजा सिताब राय, ये बकायदा पेपर में आप लोगों के एग्जाम में आता है। ठीक है, बिहार में इसको कर दिया। ठीक, और इसको कहां किया, बंगाल में कर दिया। ठीक, यानी क्लाइव ने अभी भी सीधे सीधे दीवानी अपने हाथ में नहीं ली है, यानी कि कंपनी के कर्मचारी पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, भारतीय ही कर रहे हैं। क्लाइव के ये लोग विश्वस्त पात्र व्यक्ति हैं, क्योंकि कंपनी को भी बहुत आइडिया नहीं है कि भारतीय समाज कैसा है, कैसे धन उगाना है, कैसे लूट खसोट करना है। कंपनी बचना चाह रही है, क्योंकि सामाजिक विद्रोह ना हो जाए। तुरंत कंपनी आई है भारत में और 1764 का बक्सर युद्ध भी जीता है। एक प्रकार से लोगों में नाराजगी भी है, इस वजह से कंपनी पर्दे के पीछे से खेल शुरू कर देती है और ये व्यवस्था 1772 तक चलती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है द्वैत शासन प्रणाली या बंगाल में दोहरा शासन। निजामत नवाब के हाथ में, दीवानी कंपनी के हाथ में, और इसको खत्म कौन करता है, हेस्टिंग्स करता है, वारेन हेस्टिंग्स करता है। ठीक है, जब वारेन हेस्टिंग्स आता है, बंगाल का पहला गवर्नर बन के आता है, ठीक है, तब वो खत्म कर देता है। मैंने पहले भी बताया था कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन रहता है, वारेन हेस्टिंग्स रहता है 1772 से 1775 तक। ठीक है, तो ये है मोटा मोटा आपका द्वैत शासन प्रणाली, जिसमें 5-6 क्वेश्चन बनते हैं कि द्वैत शासन प्रणाली किस राज्य में लागू की गई, तो बंगाल में लागू की गई। इसका जनक किसे माना जाता है, लियो कॉर्टिस को माना जाता है। ठीक है, इस प्रणाली को लागू करने वाला कौन होता है, क्लाइव होता है। बंगाल के लिए उपनायब दीवानी के लिए कौन होता है, मोहम्मद रजा खान होते हैं। बिहार के लिए राजा सिताब राय होते हैं। मैक्सिमम प्रश्न इतना ही बनता है। ठीक है, उसके ऊपर तो ठीक है, फिर आप जितना पढ़ते जाएंगे प्रश्नों की कमी नहीं है। तो दोहरी शासन व्यवस्था ये हो गई। ठीक है, अब साथियों फिर हम दोहरी शासन व्यवस्था को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो भूमि व्यवस्था है, राजस्व की जो ये व्यवस्था है, फिर यही थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ में चलती रहती है। थोड़ा सा एक लाइन की बात है कि वारेन हेस्टिंग्स 1772 में जब इसे खत्म करता है, तो वो वार्षिक आधार पर राजस्व क्या निर्धारण की बात करता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है इजारेदारी। ठीक है, नहीं, वार्षिक आधार पे खत्म करता है। वारेन हेस्टिंग्स जो है वार्षिक आधार पे जो राजस्व निर्धारण का काम होता है उसे खत्म कर देता है, और उसके आधार पे 5 वर्ष के लिए व्यवस्था लागू करता है, जिसको इजारेदारी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हेस्टिंग्स का ये मानना था कि प्रतिवर्ष इन सब कामों में बहुत झंझट चला जाएगा, अनावश्यक जो है मेहनत लगेगी, पैसा जाएगा, जितना लगान नहीं मिलेगा उससे ज्यादा कंपनी के कर्मचारी और भारतीय नुमाइंदे परेशान रहेंगे। इस वजह से इसको 5 साल के लिए कर दिया गया। एक छोटी सी बात है, वारेन हेस्टिंग्स ने इस काम को किया। ठीक है, जिसको अगर आप चाहें तो इंग्लिश में फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। ये 5 वर्ष के लिए रहता है। ठीक, अब फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो मेन मुद्दा होता है वो आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, जब वो गवर्नर जनरल बन के आता है और वो लागू करता है अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, हो सकता है साथियों ये क्लास समझने समझाने में थोड़ी लंबी हो जाए, पर घबराइएगा मत। आपको इसमें अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और कॉपी पेन ले लिया, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी, आप समझिए कि मैक्सिमम प्रश्न कवर हम कर लेंगे आज के वीडियो में। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 4 टॉपिक है। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त, ये जब कॉर्नवालिस आता है 1786 में आता है गवर्नर बन के बंगाल का। ठीक है, इसको मैंने बताया ही है। ठीक है,
बंगाल का गवर्नर जब ये बन के आता है तो वो जो व्यवस्था चल रही होती है वारेन हेस्टिंग्स की, उन सबको समाप्त कर देता है, क्योंकि कॉर्नवालिस इन जो पुरानी व्यवस्था चलती रहती है वो इनको बहुत खिल्ली उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, क्योंकि ये सब व्यवस्थाएं उसको बेकार समझ में आती है। अब वो एक ऐसी व्यवस्था को लागू करना चाहता है कि जो हर साल 2 साल 5 साल में जो झंझट हो रहा है ना कर निर्धारण का या अन्य सारी चीजों को, उससे वो छुटकारा पाना चाह रहा है। वो कंपनी का राजनीतिक विस्तार करना ज्यादा चाहता है। देन आर्थिक तो हो ही रहा है, राजनीतिक विस्तार होगा तो आर्थिक विस्तार तो खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन वो इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता है। तो इसीलिए राजस्व बोर्ड के 2 सदस्य होते हैं, खास करके जॉन सोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, और जेम्स ग्रांट। सोर और ग्रांट ये 2 व्यक्ति होते हैं जिनसे ये राय मशविरा लेता है, ठीक है, खास करके कि भारत में बंगाल में जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र हो चुका है वहां पे कैसी व्यवस्था, हम भू राजस्व व्यवस्था लागू करें। तो जो जॉन सोर रहता है वो ये कहता है कि हमें जो है जमींदारों से समझौता करना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न बार बार आता है कि जो अस्थाई बंदोबस्त होता है, ठीक है, वो किसके साथ में समझौता लागू किया जाता है, किसानों के साथ कि जमींदारों के साथ। तो ये व्यवस्था जमींदारों के साथ में लागू होती है, यानी कि ये समझौता जमींदारों से किया जाता है, ठीक है। जो एक पूरे भूमि क्षेत्र के कई क्षेत्र के जमींदार होते हैं वहां के, उनसे समझौता इकट्ठा कर लिया जाता है कि ठीक है भाई आप इतना लगान दो, जमीन आपकी हो गई, यानी कि भूमि का जो मालिक होगा वो जमींदार होगा। मान लीजिए कि इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें एक जमींदार का नाम का व्यक्ति है, ठीक, तो वो इस जमीन का पूरा मालिक हो जाएगा, भले इसमें ना जाने कितने खेती किसाने वाले कृषक रहो, ठीक है ना, छोटे छोटे लोग भी होंगे। तो कंपनी ये कह रही हमको इससे लेना देना नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा सर्किल वाला है, इसके आला मालिक मैं आपको मान रहा हूं और आपसे मैं टैक्स लूंगा, यानी कि आपसे मैं राजस्व लूंगा। आप चाहे जैसे किसानों से लीजिए, मुझसे इससे लेना देना नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है, तो जॉन सोर की बात मानता है कॉर्नवालिस और जमींदारों से समझौता करता है, किसके लिए, भू राजस्व के लिए, टैक्स के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि कॉर्नवालिस खुद ही जो है एक जमींदार रहता है लंदन का, कॉर्नवालिस स्वयं जमींदार रहता है कहां, इंग्लैंड में। इस वजह से उसको जॉन सोर की बात ज्यादा अच्छी लगती है और वो जमींदारों से समझौता करता है, ठीक। और समझौता पहले तो शुरू में 10 साल के लिए जॉन सोर कहता है, ठीक है। जो समझौते की बात होती है वो 10 साल के लिए होती है और इसको 1790 में लागू कर दिया जाता है, ठीक है। इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक। ये अस्थाई बंदोबस्त है, जमींदारी व्यवस्था है, आप किसी भी नाम से जानिए, बहुत सारे नाम है, लेकिन आपके एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। तो 1790 में इसको 10 साल के लिए लागू कर दिया जाता है, लेकिन 1793 में इसको अस्थाई कर दिया जाता है, अस्थाई बंदोबस्त के रूप में कर दिया जाता है। और यही जो व्यवस्था टैक्स लेने वाली अस्थाई है, यानी कि 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल में टैक्स की दर थोड़ा बहुत बदलती रहेगी, लेकिन व्यवस्था जो रहेगी, पैरामीटर जो रहेंगे टैक्स के, यानी कि जमींदार ही देगा हमें और कोई नहीं देगा। 30 साल 40 साल 50 साल जितना कंपनी चाहेगी, जैसे उनके गवर्नर आते जाएंगे, अगर वो उस व्यवस्था को सही समझेंगे तो उसको लागू करते रहेंगे। तो मेन बात यह है कि 1793 का यह अस्थाई बंदोबस्त, जो कि 1790 में 10 वर्ष के लिए लागू हुआ है, उसको यहां पे आके अस्थाई कर दिया जाता है। यही है अस्थाई व्यवस्था और इसी को जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि समझौता किससे किया जा रहा है, जमींदारों से किया जा रहा है कि जमींदार हमें टैक्स वसूल के देंगे, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त। किससे किया जा रहा है, जॉन सोर से किया जा रहा है। जॉन सोर की बात ये मान लेता है, हालांकि जॉन सोर सिर्फ 10 साल के लिए
निश्चित करना चाहता है। और आधार क्या होता है? आधार ये होता है कि जो पिछले साल में, पिछले 8-10 साल के टैक्स रेवेन्यू यानी कि जो भूमि राजस्व आय हुई है, भूमि राजस्व जो आय हुई है पिछले 8-10 सालों में, उसको देखा जाए। इसके बाद उसके अनुपात के आधार पे हम अगले साल के लिए टैक्स रेवेन्यू कर सकते हैं, यानी कि भू राजस्व की दर निर्धारित कर सकते हैं। ये व्यवस्था लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, तो ये रहा साथियों अस्थायी बंदोबस्त। इसमें 2-3 बातें आपकी और भी हैं जो मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं। ये ब्रिटिश आधिपत्य यानी कि जो भारत में ब्रिटिश शासन है और जो भू आधिपत्य क्षेत्र है ब्रिटेन का, उसके कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पे लागू हुई है ये व्यवस्था? ये व्यवस्था लागू हुई है अस्थायी बंदोबस्त 19%। ठीक है, यानी कि कुल जो ब्रिटिश भू आधिपत्य क्षेत्र है, जो उसके मालिक हैं जमीन के, उसके 19% क्षेत्र पे लागू हुई है। और ये कहां कहां लागू हुई है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बनारस का कुछ क्षेत्र, संयुक्त प्रांत उस समय बोला जाता था, बनारस का कुछ क्षेत्र, ठीक है, और उत्तरी कर्नाटक। ठीक, ये 5 जगह लागू हुई है मोटा मोटा। बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में बनारस का क्षेत्र है, बनारस का क्षेत्र है, और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र है। यहाँ पे ये व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त लागू हुई है, 1793 में लागू हुई है। लागू करने वाला कौन रहता है? गवर्नर कॉर्नवालिस रहता है। इससे संबंधित और भी प्रश्न यहाँ पे कुछ भी नहीं बनते हैं। ठीक, तो ये हो गया 19%। ये हो गया कहां कहां लागू हुई है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस का क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक। ठीक साथियों, फिर अब हम अगले दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, भारत में शुरू से अगर प्राचीन काल से आप देखें, प्राचीन काल का इतिहास से देखें, तो भारत में जो टैक्स लागू करने, खास करके कृषि दर, कृषि टैक्स, भू राजस्व जिसको बोला जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्था के अनुसार लागू होती थी। हर जगह उत्तर में अलग दर होती थी, दक्षिण में अलग दर होती थी, दक्षिण में दूसरी व्यवस्था होती थी, पूर्व में दूसरी व्यवस्था, पश्चिम में दूसरी व्यवस्था। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए, सामाजिक अंतर को देखते हुए, आर्थिक व्यवस्थाओं को देखते हुए, कंपनी ने भी इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लागू किया। और दक्षिण भारत खास करके कहां पे? मद्रास, बंबई का कुछ क्षेत्र, बंबई का क्षेत्र, पूर्वी बंगाल, आसाम और कुर्ग का क्षेत्र, कुर्ग का क्षेत्र। ये मोटा मोटा क्षेत्र है जहां पे रैयतवाड़ी व्यवस्था कंपनी ने लागू किया। ठीक है, और ये ब्रिटिश आधिपत्य के, भू आधिपत्य के कुल कितने क्षेत्र पे? 51% क्षेत्र पे लागू हो पाई। यानी कि जो उसमें ब्रिटिश सरकार के अधीन जमीन थी या शासन था ब्रिटिश सरकार का, उसके 51% क्षेत्र पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई है। ठीक है, अब ये जो 51% व्यवस्था लागू हुई है, तो इसमें होता क्या है? अब होता यह है कि इसमें जो समझौता किया जाता है, ठीक है ना, जमींदारी या स्थायी व्यवस्था में जमींदारों से समझौता किया जाता है। यहां पे सरकार सीधे रैयत से साझेदारी कर रही है। रैयत यानी कि भूमि स्वामी, यानी जिसकी जमीन है, हम सीधे उसी से समझौता करेंगे। किसके लिए? लगान के लिए, भू लगान के लिए। ठीक है, हम यहां जमींदारी वाली प्रणाली नहीं अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो सोशल कल्चर है वो अलग है, यहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है। इस वजह से कंपनी यहाँ पे सीधे जो भूमि के मालिक हैं उनसे समझौता कर रही है। ठीक, तो इस मामले में ये विशेष हो जाता है। और दूसरी बात, इसको प्रायोगिक तौर पे सबसे पहले कहां पे लागू किया गया था? 1792 में
तमिलनाडु का 12 महल जिला है, 12 महल जिला है, कहां? तमिलनाडु का। ठीक, और इसको लागू करने वाले कौन रहते हैं? इसको लागू करने वाले रहते हैं थॉमस मुनरो, नहीं, कैप्टन रीड रहते हैं, कैप्टन रीड रहते हैं। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू की गई थी। ये वो कंपनी का क्षेत्र है मद्रास में। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो पूरी तरह से बदलाव करता है वो बदलाव करता है कौन? थॉमस मुनरो। इसीलिए इसको थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को ही इसका जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि ये इन लोगों ने ही इस व्यवस्था को कंपनी के क्षेत्रों में लागू किया था। ठीक है, थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहता है। ठीक है, मद्रास का गवर्नर रहता है। इसी ने पूरी तरह से व्यवस्था को बदला वहां पे, और जमीन का एक प्रकार से कह सकते हैं कि अलग अलग जमीन का, अलग अलग क्षेत्रों का इसने वहां पे नापजोक भी करवाया, थोड़ा बहुत, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि पूरी तरह से तो बाद में नापजोक होता है, लेकिन इसने मैपिंग वैपिंग थोड़ी बहुत करवाई अपनी। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी जो इसके विषय में हल्की फुल्की मैं आपको बता दे रहा हूं। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, यही दो लोग जो है इस प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं, खास करके थॉमस मुनरो। ठीक है, तो बाकी फिर अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसमें शोषण तो जबरदस्त ही होता था, कोई कहने की बात है नहीं, क्योंकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। हाँ, एक बात और, अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था कि जो टैक्स की दर थी वो 8/9 थी, यानी कि 9 में 8 भाग कौन ले लेता था? कंपनी ले लेती थी, और 1 भाग कौन लेता था? जमींदार लेता था। ठीक है, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर 100% टैक्स है तो उसमें 89% कौन ले लेता था? कंपनी ले लेती थी, और 11% कौन लेता था? जमींदार लेता था। यह व्यवस्था टैक्स की लागू थी, क्योंकि यह प्रश्न आता है अस्थाई बंदोबस्त में 8/9, यानी कि 9 का 8 भाग कंपनी लेती थी, 1 भाग जमींदार लेता था। दूसरे शब्दों में अगर 100% है तो 89% कंपनी लेती थी, 11% जमींदार लेता था। ठीक है, लेकिन रैयत वाली व्यवस्था में क्या टैक्स की दर थी? लगभग 55 से 60% थी। ठीक है, 60 कम से कम तो ये घोषित रूप से था ही, उसके ऊपर तो जाती ही जाती थी। तो हमने देखा टैक्स की दर ये थी। अब हम लोग देखते हैं महल वाली व्यवस्था। महल वाली व्यवस्था, ठीक, महल वाली व्यवस्था क्या है? महल वाली व्यवस्था जो है, इसके जो जन्मदाता जो माना जाता है, होल्ट मैकेंजी और बर्ड को माना जाता है। बर्ड, ठीक है, एक अधिकारी थे होल्ट मैकेंजी और बर्ड, ये दोनों अलग अलग हैं। इन्हीं दोनों लोगों ने उत्तरी भारत में महल वाली व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, अब ये महल वाली व्यवस्था कितने क्षेत्रों में लागू थी? 31% क्षेत्रों में लागू थी। ठीक, ये 31% क्षेत्रों में लागू थी। इसमें क्या होता था? इसमें समझौता किससे किया जाता था? महल से किया जाता था, यानी कि पूरे ग्राम के लोगों के जो जमीन अगुवा होते थे, ग्राम के लिए जो प्रधान होते थे, उनसे किया जाता था। यानी कि अलग अलग नहीं किया जाता था, पूरे गांव से किया जाता था। गांव के एक अगुआ जी, प्रधान जी होते थे, जैसे हम लोगों के यहाँ प्रधान जी होते हैं, तो कोई बुला ले प्रधान जी को, कह दे कि ठीक है आपके गांव में इतना हम टैक्स लेंगे। अब प्रधान जी चाहे या ना चाहे, ठीक है, विकल्प तो उनके पास में है नहीं, उनको देना ही पड़ेगा। हाँ साहब हम देंगे, ठीक है।
तो सीधे इसमें ग्राम से समझौता किया जाता था, गांव से। महल का मतलब ही होता है, कहीं कहीं महाल भी मिलता है, ये होता है गांव का समूह, एक गांव का समूह माना जाता है, ठीक है, होता है। इसीलिए इस व्यवस्था को गांव से सीधे टैक्स वसूला जाता था। ये व्यवस्था सबसे खतरनाक थी, ठीक है, क्योंकि जब कभी अगर आप इसको डीप में पढ़ेंगे या कहेंगे तो हम ही पढ़ा देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत खुल के बातें बता नहीं सकते या पढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि अभी ये तो मान लीजिए एक जीएस का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक पूरे गांव से मान लीजिए हो गई, तो किसी एक व्यक्ति की जमीन अच्छी है, किसी की खराब है, किसी की बंजर है, किसी की मीडियम साइज में है, किसी का क्या है कि परती पड़ी हुई है। तो बहुत सारी भूमि के प्रकार होते हैं ना, जैसे हमारे आपके यहाँ गांव में होते हैं, एक गांव में बहुत सारी टाइप की जमीनें होती हैं। लेकिन होता क्या था कि प्रधान जी क्या करते थे कि गांव के जितने लोगों की जमीन थी, सभी लोगों के लिए दर क्या होती थी, वो समान होती थी। यानी कि अगर इसमें 100 लोग हैं, 100 में 30 लोगों की जमीन बंजर भी है, तो भी इस 30 लोगों को, जो 100 लोग हैं, जो 70 लोगों के लिए टैक्स है, वो 30 लोगों के लिए भी टैक्स है। तो इसमें जिसकी जमीन खराब होती थी, बंजर है, खराब है, वो बेचारा पिसता रहता था, मारा जाता था, उसके पास कुछ नहीं बचता था, यानी कि वो बर्बाद होने के सिवाय उसके पास कुछ में नहीं होता था। इसी वजह से ये व्यवस्था जो है अच्छी नहीं मानी गई, और इसने बिल्कुल से कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से गांव का गांव उजाड़ दिया, गांव का गांव नष्ट हो गया, क्योंकि प्रधान जी को तो एक कलेक्टिव रूप में देना है, और लोगों के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता था कि वो बेचारे बिल्कुल से अपना घर द्वार सब कुछ बेच बाच के, बिल्कुल से घर का सामान बेच के, कह सकते हैं कि जो होता है खाने पीने का बर्तन होता है, सब कुछ बेच बाच के ये लोग टैक्स देते थे। ये व्यवस्था इतनी खतरनाक थी, ठीक है। अब देख लेते हैं ये व्यवस्था लागू कहाँ कहाँ थी। ये अवध के क्षेत्र में लागू थी, अवध प्रांत में लागू थी, ठीक है। संयुक्त प्रांत के आगरा में लागू थी, उत्तर पश्चिम के पंजाब में लागू थी, ठीक। ये ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, अवध प्रांत क्षेत्र है, आगरा है, पंजाब है, और मध्य प्रांत का क्षेत्र है, ठीक है। जहां जहां पे ब्रिटिश सरकार की जमीन थी, वहां वहां पे ये व्यवस्था लागू होती है। अवध प्रांत है, आगरा है संयुक्त प्रांत का, पंजाब है, मध्य प्रांत है, ये व्यवस्था इस तरह से लागू होती थी, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, अगर आप लोग फिर से कहेंगे तो हम इसको और पूरी तरह से पढ़ा देंगे, लेकिन उसमें फिर 2-3 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये रहा आज हम लोगों का द्वैध शासन प्रणाली, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर आप लोग कहेंगे, कुछ लोगों का सुझाव होगा, तो इसको हम फिर से दोबारा पढ़ाएंगे, तिबारा पढ़ा देंगे। जितनी बार आप कहेंगे हम बार बार पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमें पढ़ाने में अच्छा ही लगता है। अब चूंकि मैं बहुत बन के इसमें पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे जीएस के सिर्फ पर्सपेक्टिव से पढ़ाना है, बाकी डिटेलिंग इसमें इतनी ज्यादा है कि कुछ कहने की बात नहीं, ठीक है साथियों। तो ये आज का वीडियो रहा, आज का लेक्चर रहा, कैसा लगा ये जरूर हमें बताइए, और आपका सहयोग हमें चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए दोस्तों को जोड़िए। मैं बार बार कहता हूं कि जिससे कि हमें अच्छा लगे और मुझे साहस मिले, और नई नई चीजें खोज के पढ़ के फिर मैं और आपको बताऊं। आप पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, कई जगह आप जुड़े भी होंगे, लेकिन मुझसे उससे लेना देना नहीं है। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं जो पढ़ाऊं वो ऑथेंटिक रहे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों।